मेरी अपनी कहानी ग्रेजुएट स्कूल के ठीक बाहर। मुझे कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट के रूप में नौकरी मिल गई। मैं सुखद था यह जानकर आश्चर्य हुआ कि मेरे आर्थिक और सांख्यिकीय विश्लेषण ने कई प्रमुखों की सही भविष्यवाणी की थी। कमोडिटी की कीमत चलती है। इसके बाद अधिक समय नहीं हुआ कि ट्रेडिंग का विचार दिमाग में आया। केवल समस्या यह थी कि मेरा विभाग आमतौर पर विश्लेषकों को व्यापार करने की अनुमति नहीं देता था। मैंने चर्चा की माइकल मार्कस, पहला साक्षात्कार, के साथ इस स्थिति पर निराशा, जिसके साथ मैं दोस्त बन गया, शोध पद के लिए साक्षात्कार के दौरान वो खाली हो रहा था। माइकल ने कहा, आप जानते हैं, मेरे पास था वही समस्या जब मैंने वहां काम किया। आपको वही करना चाहिए जो मैंने किया, दूसरी फर्म में खाता खोलना। उसने मुझे अपनी नई फर्म में एक दलाल से मिलवाया जो खाता खोलने को तैयार था। उस समय मैं विभाग सचिव से कम कमा रहा था, इसलिए मुझे वास्तव में ज्यादा जोखिम नहीं था। राजधानी मेरे भाई ने $2000 का खाता खोला था जिसके लिए मैंने एक सलाहकार के रूप में काम किया था। खाते के बाद से गुप्त रखा जाना था। मैं अपने डेस्क से किसी भी आदेश में कॉल नहीं कर सका। हर बार मैं पहल करना चाहता था या एक स्थिति को समाप्त करने के लिए मुझे सार्वजनिक फोन का उपयोग करने के लिए लिफ्ट को भवन के तहखाने में ले जाना पड़ा। मार्कस की इसी समस्या के समाधान पर उनके साक्षात्कार में चर्चा की गई है। स्थिति का सबसे खराब हिस्सा केवल ऑर्डर प्रविष्टि में देरी नहीं थी, जो अक्सर परेशान करने वाली होती थी, बल्कि यह तथ्य कि मेरे पास था कितनी बार मैंने अपना डेस्क छोड़ा, इस बारे में बहुत चौकस रहने के लिए। कभी कभी मैं किसी भी संदेह के पालन से बचने के लिए अगली सुबह तक एक आदेश में देरी करें। मुझे अपने पहले कुछ ट्रेडों के बारे में कोई विशेष जानकारी याद नहीं है। मुझे केवल इतना याद है कि संतुलन पर मैंने केवल कमीशन देने के बाद भी ब्रेक से थोड़ा बेहतर। फिर पहला व्यापार आया जिसने स्थायी बना दिया प्रभाव जमाना। मैंने पूरी पोस्ट के दौरान कपास बाजार का बहुत विस्तृत विश्लेषण किया था। विश्व युद्ध अवधि मैंने पाया कि विभिन्न प्रकार के सरकारी सहायता कार्यक्रमों के कारण केवल 1953 के बाद से 2 मौसमों को वास्तव में मुक्त बाजार कहा जा सकता है। बाजार जिनमें कीमतें थीं प्रचलित सरकारी कार्यक्रम के बजाय आपूर्ति और मांग द्वारा निर्धारित। मैं सही ढंग से ने निष्कर्ष निकाला कि कीमतों के पूर्वानुमान में केवल इन 2 मौसमों का उपयोग किया जा सकता है। दुर्भाग्य से मैं असफल रहा। अधिक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचे कि मौजूदा डेटा सार्थक होने की अनुमति देने के लिए अपर्याप्त थे। बाजार विश्लेषण इन 2 मौसमों की तुलना के आधार पर मैंने अनुमान लगाया कि कपास की कीमतें, जो तब 25 सेंट प्रति पाउंड की दर से कारोबार कर रहे थे, और अधिक बढ़ेंगे, लेकिन 32-33 सेंट के आसपास चरम पर होंगे। पूर्वानुमान का प्रारंभिक भाग सही साबित हुआ क्योंकि कपास की कीमतों में महीनों की अवधि में बढ़ोतरी हुई। फिर विकास में तेजी आई और कपास एक ही सप्ताह में 28 से 31 सेंट तक उछल गया। यह नवीनतम रैली को कुछ ऐसी खबरों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था जिन्हें मैं महत्वहीन मानता था। मेरे अनुमानित के काफी करीब ऊपर, मैंने सोचा, और मैंने कम जाने का फैसला किया। इसके बाद बाजार थोड़ा ऊपर चला गया और फिर तेजी से 29% के स्तर पर वापस आ गया। यह मेरे लिए बिल्कुल स्वाभाविक लग रहा था, जैसा कि मुझे बाजारों की उम्मीद थी। मेरे विश्लेषण के अनुरूप कपास की कीमतों के रूप में जल्द ही मेरा लाभ और उत्साह अल्पकालिक था। नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया और फिर अविश्वसनीय रूप से ऊपर चला गया। 32 सेंट, 33 सेंट, 34 सेंट, 35 सेंट। अंत में मेरे खाते की इक्विटी का सफाया होने के साथ मुझे स्थिति को समाप्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा। नहीं हो रहे उन दिनों में बहुत सारा पैसा मेरे सबसे भाग्यशाली ब्रेक में से एक हो सकता था, क्योंकि अंततः कपास 99 सेंट के अविश्वसनीय स्तर तक बढ़ गया
सदी की पिछली उच्च कीमत के 2 गुने से भी अधिक। उस व्यापार ने मुझे थोड़ी देर के लिए बॉक्स से बाहर कर दिया। अगले कुछ वर्षों में मैंने फिर से अपना हाथ आजमाया 1-2 बार ट्रेडिंग। प्रत्येक उदाहरण में मैंने $2000 से अधिक के साथ शुरुआत की और अंततः एक बड़े नुकसान के कारण समाप्त हो गया। मेरी एकमात्र सांत्वना यह थी कि मेरे द्वारा खोई गई राशि अपेक्षाकृत छोटे थे। 2 चीजों ने आखिरकार असफलता के इस पैटर्न को तोड़ दिया। सबसे पहले मैं स्टीव क्रोनोविट्ज से मिला। उस समय मैं था हॉर्नब्लोअर एंड वीक्स में कमोडिटी रिसर्च डायरेक्टर, और मैंने स्टीव को एक स्लॉट भरने के लिए नियुक्त किया था, विभाग के कीमती धातु विश्लेषक। स्टीव और मैंने एक ही कार्यालय साझा किया और हम जल्दी से बन गए अच्छे दोस्त हैं। मेरे विपरीत एक शुद्ध मौलिक विश्लेषक, स्टीव का बाजारों के प्रति दृष्टिकोण सख्ती से तकनीकी था। मौलिक विश्लेषक कीमतों का अनुमान लगाने के लिए आर्थिक आंकड़ों का उपयोग करते हैं, जबकि तकनीकी विश्लेषक परियोजना के लिए आंतरिक बाजार डेटा जैसे मूल्य, मात्रा और भावना को नियोजित करता है। कीमतें। उस समय तक मैंने तकनीकी विश्लेषण को बहुत संदेह के साथ देखा था। मुझे संदेह था कि चार्ट रीडिंग जितना सरल कुछ भी किसी भी मूल्य का हो सकता है। हालांकि स्टीव के साथ मिलकर काम करना, यह नोटिस करना शुरू किया कि उसकी बाजार कॉल अक्सर सही होती थी। आखिरकार मुझे यकीन हो गया कि मेरा तकनीकी विश्लेषण का प्रारंभिक मूल्यांकन गलत था। मुझे एहसास हुआ कि कम से कम अपने लिए मौलिक सफल ट्रेडिंग के लिए अकेले विश्लेषण अपर्याप्त था। मुझे ट्रेडों के समय के लिए तकनीकी विश्लेषण को शामिल करने की भी आवश्यकता थी। दूसरा प्रमुख तत्व जिसने मुझे अंत में विजेता के कॉलम में डाल दिया वो यह एहसास था कि जोखिम सफल व्यापार के लिए नियंत्रण नितांत आवश्यक था। मैंने फैसला किया कि मैं फिर कभी अनुमति नहीं दूंगा एक ही व्यापार में सब कुछ खोने के लिए खुद को, चाहे मैं अपने बाजार के दृष्टिकोण के बारे में कितना आश्वस्त था। विडंबना यह है कि जिस व्यापार को मैं अपना महत्वपूर्ण मोड़ मानता हूं और मेरे अब तक के सबसे अच्छे व्यापारों में से एक, वास्तव में एक था नुकसान। उस समय ज्यूशमार्क ने एक विस्तारित के बाद एक लंबी व्यापारिक सीमा तैयार की थी। पतन। मेरे बाजार विश्लेषण के आधार पर मेरा मानना कि ज्यूशमार्क एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। मूल्य आधार। मैं समेकन के भीतर लंबे समय तक चला, साथ ही साथ एक रद्द किए गए स्टॉप को भी रखा, हाल के निचले स्तर के ठीक नीचे ऑर्डर करें। मैंने तर्क दिया कि अगर मैं सही था तो बाजार नए पर नहीं गिरना चाहिए। नीच। कई दिनों बाद बाजार गिरने लगा और मुझे अपनी स्थिति से एक छोटे से स्थान पर रोक दिया गया। नुकसान। बड़ी बात यह थी कि मेरे बाहर रुकने के बाद बाजार पत्थर की तरह लुढ़क गया। मैं अतीत में इस प्रकार के व्यापार ने मेरा सफाया कर दिया होता। इसके बजाय मुझे केवल एक मामूली नुकसान हुआ। इसके कुछ ही समय बाद मैं जापानी येन पर बुलिश हो गया, जिसने तकनीकी रूप से बुलिश का गठन किया था। समेकन। एक सुरक्षात्मक रोक लगाने के लिए एक सार्थक नज़दीकी बिंदु प्रदान करना, जबकि मैं सामान्य रूप से केवल एक अनुबंध की स्थिति को लागू किया। तथ्य यह है कि मैंने अपने जोखिम को परिभाषित करने में उचित रूप से सक्षम महसूस किया। प्रति अनुबंध केवल 15 टिक। आज मुझे यह विश्वास करना कठिन लगता है कि मैं इससे दूर हो पाया था। एक स्टॉप बंद करें मुझे 3 अनुबंध की स्थिति में रखने की अनुमति दी। बाजार ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, हालांकि मैं उस स्थिति से बहुत जल्दी बाहर निकल गया, लेकिन मैंने एक अनुबंध को लंबे समय तक धारण किया। मेरे छोटे खाते के आकार को 3 गुना करने के लिए पर्याप्त है। वो ट्रेडिंग में मेरी सफलता की शुरुआत थी। उसके बाद कुछ वर्षों में जोखिम नियंत्रण के साथ संयुक्त तकनीकी और मौलिक विश्लेषण के संश्लेषण की अनुमति है। मुझे अपनी छोटी हिस्सेदारी को $100,000 से अधिक में बनाने के लिए फिर सिलसिला खत्म हुआ। मैंने अपने आप को और अधिक
आवेगपूर्ण तरीके से व्यापार करते हुए पाया। मेरे नियमों का पालन करने में विफल रहा सीखा। पीछे मुड़कर देखें तो मेरा मानना कि मैं अभी बहुत अहंकारी हो गया था। विशेष रूप से मुझे एक हार याद है, सोयाबीन में व्यापार। जब बाजार मेरे खिलाफ चला तो मेरा नुकसान उठाने के बजाय मैं ऐसा था आश्वस्त है कि गिरावट एक बैल बाजार में एक प्रतिक्रिया थी कि मैंने अपनी स्थिति में काफी वृद्धि की है। एक महत्वपूर्ण सरकारी फसल के सामने यह कार्रवाई करने से गलती और बढ़ गई। रिपोर्ट मंदी से निकली और मेरी इक्विटी में नाटकीय गिरावट आई। कुछ ही दिनों में मैं मेरे संचयी लाभ के 1/4 से अधिक का समर्पण कर दिया था। एक घर खरीदने के लिए मेरे चिप्स को भुनाने के बाद और बाद में एक किताब लिखने के लिए 1 साल का विश्राम लेने के बाद मेरी बचत लगभग 5 वर्षों के लिए व्यापार में मेरी पुनः प्रविष्टि को स्थगित करने के लिए पर्याप्त रूप से समाप्त हो गई थी। जब मैं फिर से व्यापार करना शुरू किया, मेरे सामान्य रिवाज के लिए मैंने एक छोटी राशि के साथ शुरुआत की, $8,000। इसमें से अधिकांश 1 साल के दौरान पैसा बर्बाद हो गया। मैंने खाते में और $8,000 जोड़े और कुछ समय के बाद आगे मध्यम झटके, अंततः कुछ बड़े जीतने वाले ट्रेड बनाए। लगभग 2 वर्षों के भीतर आई ने एक बार फिर से मेरे ट्रेडिंग खाते को $1 लाख से अधिक तक बना लिया था। मैं बाद में रुक गया और इस दौरान पिछले 1 साल में मेरे खाते की इक्विटी इस शिखर से नीचे उतार चढ़ाव कर रही है। हालांकि निष्पक्ष रूप से मेरा व्यापार सफल रहा है, भावनात्मक स्तर पर मैं अक्सर इसे एक के साथ देखता हूं, विफलता की भावना। मूल रूप से मुझे लगता है कि मेरे बाजार ज्ञान और अनुभव को देखते हुए मेरे पास होना चाहिए बेहतर किया। क्यों? मैं अपने आप से पूछता हूँ, क्या मैं एक $10,000 खाते को से अधिक गुना करने में सक्षम हूँ? 2 मौकों पर 10 गुना, फिर भी उस स्तर से अधिक इक्विटी का विस्तार करने में असमर्थ। किसी को भी छोड़ दें गुणक उत्तर खोजने की इच्छा इस पुस्तक को लिखने के लिए मेरी प्रेरणाओं में से एक थी। मैं उनसे पूछना चाहता था, व्यापारी जो पहले ही सफल हो चुके हैं, आपकी सफलता के प्रमुख तत्व क्या हैं? क्या दृष्टिकोण करते हैं आप बाजारों में उपयोग करते हैं? आप किन व्यापारिक नियमों का पालन करते हैं? आपके अपने शुरुआती कारोबार क्या थे? अनुभव? आप अन्य व्यापारियों को क्या सलाह देंगे? जबकि एक स्तर पर उत्तर की मेरी खोज मेरी अपनी बाधाओं को पार करने में मदद करने के लिए एक व्यक्तिगत खोज थी। व्यापक अर्थों में मैंने खुद को एवरीमैन के रूप में देखा, ऐसे प्रश्न पूछते हुए जो मुझे लगा कि दूसरे लोग पूछेंगे कि क्या अवसर दिया।